गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी सीटेट की क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं अभी तक 2 क्लास ले चुका हूं, ठीक है, और वो दोनों मैथ का था, ठीक है। मैथ का बेसिक हम लोग पढ़े थे और एक ज्योमेट्री का बेसिक था, ठीक है। तो मैथ की 2 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है। आइए आज हम हिंदी की कुछ क्लासेस बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, वर्णमाला रहेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा वर्णमाला पे देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वर्णमाला कहते किसको हैं, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा है वर्णमाला, यानी वर्णों की अगर कोई माला बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि फूलों की अगर माला हमको बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक एक फूल को धागे में क्या करते हैं, पिरोते हैं, ठीक है, आपको मालूम होगा। तो तब जाके हमारा क्या बनता है, वो माला बनता है, ठीक है। उसी तरह हमारा वर्णमाला में हम क्या करेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या करेंगे, एक साथ करेंगे, वर्णों को क्या करेंगे, एक माला बनाएंगे, ठीक है। तो जब वर्ण एक साथ आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्णमाला हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वर्ण पहले बताइए होता क्या है, ठीक है। तो वर्ण देखिए क्या होता है। जैसे हम लोग क, ठीक है, ख, ग, घ, ये जो लिखते हैं हम, ये क्या है, हमारा वर्ण है। यानी ये हमारे सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। अब इससे भी अगर हमें छोटी करना है तो हम इस क को कर सकते हैं। जैसे ये क किस चीज से बना हुआ है, देखिए क, ठीक है, हलंत, ठीक है, और अ से मिलके बना हुआ है। यानी ये हलंत का मतलब हमारा ये होता है कि ये जो हमारा क है इसको हम आधा बोलते हैं, ठीक है। आधा क मतलब समझ रहे हैं ना, ये देखिए ऐसे हम आधा क पहले लिखते थे। ये भी हमारा आधा क है, इसको हम हलंत बोलते हैं। हलंत मतलब आधा क होता है, कोई भी चीज आधा, हलंत मतलब, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, आधा क और प्लस अ से मिलके बना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका सबसे छोटा टुकड़ा हो गया, ठीक है। इसी टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। आइए हम इसके आगे और जानते हैं। बाकी हम आपके स्वर और व्यंजन में आपको बताएंगे इसको क्यों टुकड़े में किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा वर्णमाला हो गया, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। यानी वर्ण जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, इ, ये ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना, क्यों क्रम से पढ़ते हैं। कोई भी कहता है कि क, ख, ग सुनाइए तो हम लोग क्रम से पढ़ के सुनाते हैं। क्यों नहीं क के बाद ह सुना देते हैं, ज्ञ सुना देते हैं, छ सुना देते हैं, ऐसा क्यों नहीं सुनाते हैं। क्योंकि उसका एक व्यवस्थित क्रम है और उसी क्रम से हमको याद करना होता है, ठीक है। इसी क्रम को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। आइए वर्णमाला के भेद के बारे में जानते हैं कि वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं। वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। आइए हम देखते हैं स्वर और व्यंजन होते क्या हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे स्वर अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग और अ होता है, ठीक है। तो यहां पे जो स्वर की संख्या होती है वो कितनी होती है, 13 होती है, ठीक है। लेकिन हमको हर बार पढ़ाया जाता है कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो अंग और अ है, ये क्या है, अंग जो होता है हमारा अनुस्वार होता है और जो अ होता है ये क्या होता है, विसर्ग होता है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल में लें, जैसे हम अंग को क्या कहते हैं, जैसे अंगूर लिखना हो हमको, ठीक है, अंगूर लिखना हो तो अ के ऊपर हम न लगाते हैं, ठीक है। यानी ये अनुस्वार है, ठीक है, न का यूज करते हैं, ठीक है। ये अनुस्वार है, अंगूर, अंश और भी बहुत सारी चीजें। और देखिए यहाँ विसर्ग का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। विसर्ग का इस्तेमाल हम जैसे प्रातः लिखना हो, प्रातः लिखते हैं तो हम ये विसर्ग का यूज करते हैं, यानी ये प्रातः ह का उच्चारण कराता है, ठीक है। उसी तरह हम अतः लिखते हैं तो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जगह यूज होता है। जैसे दुख लिखते हैं हम तो दुख में भी यूज करते हैं, द में उ का मतलब दु, और उसके बाद ये विसर्ग लगाते हैं, उसके बाद ख लिखते हैं, दुख, ठीक है। तो ये हमारा अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 चीज क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस वजह से हमारी संख्या स्वर की कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है, ठीक है। इसमें स्वर में कभी कभी क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है, 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कि स्वर में पूछा जाता है कि पहले की स्वर कितने होते हैं, ठीक है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो हम बता देते हैं कि 11 होते हैं, ठीक है। स्वर अगर हमसे सिर्फ नॉर्मली पूछ दिया जाए कि स्वर बताइए कितने होते हैं तो हम बताएंगे 11 होते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज कर दिया जाए, अगर वो कह दें कि उच्चारण, ठीक है, उच्चारण, उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या बताइए, ठीक है, स्वरों की संख्या बताइए, ठीक है, स्वरों की संख्या बताइए। तो उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या हमारी क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है, ठीक है। अगर हमसे कोई उच्चारण के स्थान पे स्वरों की संख्या पूछता है तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
उसमें क्या होता है, जब हम उच्चारण करते हैं, ठीक है ना, जब उच्चारण हम करते हैं तो हमारा जो ये री होता है, ये जो हमारा री होता है, ये क्या हो जाता है, उसमें दूसरे किस्म मिल, जैसे हम कृपा बोलते हैं, ठीक है ना, कृपा, ठीक है, तो क में आप देख रहे होंगे ये री लग जाता है, ठीक है ना, तो हम इसका उच्चारण में क के साथ री लगा के उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन हम जब उच्चारित करते हैं तो हम पूरी तरह से री नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, कृपा, ठीक है, लगता है क के साथ बोल रहे हैं, ठीक है, तो सब लोग सोचते हैं कि री इसमें नहीं है, इसको री नहीं कहा जाता है, ठीक है, तो उच्चारण में वो क्या होता है, छिप जाता है। तो इसी वजह से उच्चारण के यूज में, जैसे उच्चारण अगर हम कर रहे हैं किसी स्वर का, तो उसमें कितना उच्चारण में संख्या होता है, 10 स्वर की संख्या होती है, पहले तो 2 ये निकल गया तो 10 11 हो गया, 11 में से एक और निकल गया तो कितना हो गया, हमारा स्वर 10 हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन इससे यहां से पूछा जाता है, ये तो हमारा 2 हो गया क्वेश्चन, एक स्वर कितने होते हैं तो हम ऐसे बताएंगे 11 होते हैं। अगर हमसे कोई पूछ दिया कि उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं तो हम कितना बताएंगे, 10 होते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है हमारा, तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, ठीक है, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पे स्वर कितने होते हैं, ठीक है, तो लेखन के आधार पे हमारा स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 13 होते हैं, यानी लेखन में हम सारे जो स्वर लिखे हैं सबका यूज करते हैं, ठीक है, जैसे मैं री का यूज करके दिखाया कृपा, तो लिख रहा हूं ना, तो लिख रहा हूं तो यूज कर रहा हूं री का, ठीक है, तो री यहां पे यूज हो गया। बाकी अंग और अह का भी मैं यूज बताया, जैसे अंग से अंगूर हो गया, अंश हो गया, और भी किसी चीज में अगर न आएगा तो हम यूज कर लेंगे, जैसे हमारा ये विसर्ग हुआ, विसर्ग को भी हम यूज कर लेते हैं, प्रातः, अतः, ठीक है, दुख, ठीक है, ऐसे करके हम यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा, ये तो पहले ही से लिखने में यूज हो रहा है, लिख रहे हैं तो यूज हो रहा है, लेखन मतलब क्या होता है, लिखना, ठीक है, तो ये तो 3 यूज ही हो रहा है, बाकी सब तो आप जानते ही है, अ आ कैसे यूज होता है, अ से अनार, आ से आम, आम लिख दिए तो उसमें आ जाएगा, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, ये सारी चीजें यूज होती है। यानी हमारे स्वर से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, अगर हमसे ऐसे कोई पूछे। अगर कोई पूछ दे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या बताइए, तो हम क्या बताएंगे कि स्वर की संख्या उच्चारण के आधार पर 10 होती है, ठीक है। और हमारा लेखन के आधार पर अगर कोई स्वर की संख्या पूछ देता है तो हम क्या बताएंगे, लेखन के आधार पर स्वर की संख्या हमारी 13 होती है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप ये वाला, ठीक है। आइए अब हम स्वर के टाइप्स के बारे में पता करते हैं, ठीक है, कि टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे स्वरों की जो संख्या होती है, टाइप्स होते हैं, भेद होते हैं, वो कितने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्वर, स्वर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्वर का हमारा जो पहला टाइप्स होता है वो क्या होता है, ह्रस्व स्वर, क्या होता है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या होता है, विसर्ग, सॉरी, तीसरा हमारा क्या होता है, प्लुत स्वर। तीसरा हमारा क्या होता है, प्लुत स्वर। अब एक एक करके हम समझेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुत स्वर क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नीचे मैं दीर्घ और प्लुत मिटा दे रहा हूं, जब मैं बताऊंगा तो लिख दूंगा, ठीक है। ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, ठीक है। आइए देखिए, जो ह्रस्व स्वर हमारा होता है ये क्या होता है, एक मात्रिक होता है। एक मात्रिक मतलब होता है कि इसमें एक मात्रा सिर्फ आता है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं आपको, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये जो मैं 4 लिखा हूं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये हमारे क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। अब इसको ह्रस्व स्वर क्यों कहा जाता है ये चीज समझिए, यही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बेसिक में पढ़ाया जाता है, ठीक है। पता नहीं स्कूल में हम लोग को, हम तो जब पढ़े थे तो हमारे स्कूल में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, एकेडमिक में थोड़ा सा अलग पढ़ाया जाता है, ठीक है। और कंपटीशन में ये सारी चीजों को थोड़ा अलग से पढ़ाया जाता है। तो हम लोग तो एकेडमिक में जब पढ़े थे स्कूल में, तो हम इसको ऐसे ही क ख ग घ अ आ ई याद कर लिए थे, उसमें ये नहीं बताया
क्यों उच्चारण होता है, क्या होता है, ये सब कुछ भी नहीं बताया जाता था। लेकिन जब कंपटीशन में पढ़े तो बिल्कुल डिफरेंट था। इसलिए कंपटीशन और एकेडमिक दोनों अलग अलग होता है और दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है। एक ही चीज है लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, और कंपटीशन में जो आता है क्वेश्चन उसको हमको उसी हिसाब से पढ़ना होता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है, ठीक है। स्वर का हमारा पहला टाइप है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें मैं बोल रहा हूं कि ये एक मात्रिक होता है, ठीक है। एक मात्रिक का मतलब होता है कि एक इसमें मात्रा होता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर हमें उच्चारण करना हो तो हम कभी उच्चारण कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब बोल रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, यानी बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है को बोलने में। अगर हम बोलेंगे तो से ज्यादा समय लगता है, ठीक है ना। तो और आप बोल के खुद देखिए, बोलेंगे थोड़ा कम समय लगेगा, और बोलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। यानी ह्रस्व स्वर हम उसको कहते हैं जिस भी वर्ण का उच्चारण अगर हम कर रहे हैं, अगर उसमें हमको थोड़ा समय लग रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ह्रस्व स्वर, ठीक है। यानी एक मात्रा है तो जाहिर सी बात है कम समय लगेगा। अगर मान लीजिए मैं यहां पे लिख दूं आम, अब आप बोलिए ये आम को आपको बोलने में से ज्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा, आम ऐसे आप बोलेंगे तो कुछ ज्यादा समय लगेगा। अब सिर्फ आपको बोलना है तो बोल दिए, ठीक है। तो और आम बोलने में क्या होगा, समय ज्यादा लगता है। तो हमारा एक मात्रिक है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी किसी भी ह्रस्व स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमको क्या होता है, बहुत कम समय लगता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दीर्घ और प्लुत स्वर, ठीक है ना। यानी अगर दीर्घ स्वर हम अगर बोलेंगे तो उसमें क्या होगा, इससे 2 गुना समय लग जाता है, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लग जाता है। तो हमारा जो ह्रस्व स्वर है ये क्या होता है, ये एक मात्रिक होता है और इसका उच्चारण करने में हमको सबसे कम समय लगता है, ठीक है। जैसे ई उ री, ठीक है, तुरंत बोल रहा है, तुरंत बोल रहे हैं, तुरंत खत्म हो जा रहा है, यानी समय बहुत कम लग रहा है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर हम दीर्घ स्वर देखें, ठीक है, ह्रस्व स्वर आपको समझ में आया। ह्रस्व स्वर अगर कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे कि ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक मात्रिक होता है, ठीक है, यानी इसमें एक मात्रा होता है, ठीक है। आइए दूसरा हमारा जो टॉपिक है इसका स्वर का दूसरा जो टाइप है हमारा क्या है, दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर के बारे में आप समझते हैं। दीर्घ स्वर, अब देखिए दीर्घ स्वर क्या होता है। दीर्घ स्वर मतलब होता है कि जो हमारा जो अभी तक ह्रस्व स्वर था, ठीक है ना, ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर हमारा ये जो ऊपर मैंने राउंड किया हुआ है ये ह्रस्व स्वर था, ठीक है। अब दीर्घ स्वर में क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर में इसका जो उच्चारण होता है ये ह्रस्व स्वर से 2 गुना हो जाता है। अब देखिए हम लोग ह्रस्व स्वर में बोले थे, ठीक है, और दीर्घ स्वर में हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी डेंटिस्ट के पास, तो आपको क्या कहता है, बोलता है कि आ करिए, ठीक है, आ करिए। आ करने में क्या, जब हम आ करते हैं तो काफी हमको समय लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे तो कम समय लगेगा, अगर आ का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा समय लगता है। तो यही हमारा क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। यानी हमारा ह्रस्व स्वर के कंपैरिजन में इसमें 2 गुना समय लगता है, इसको उच्चारण करने में 2 गुना समय लगता है। तो यही हमारा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में अंतर है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको पता नहीं होती है, ठीक है। उच्चारण स्थान हमको नहीं पता होता है, उच्चारण कैसे करना है हमको ये नहीं पता होता है, ठीक है। तो जो होता है हमारा क्या होता है, ह्रस्व स्वर, यानी इसमें एक मात्रिक होता है, हमको कम समय लगता है, ठीक है। लेकिन हमारा अगर आ का उच्चारण करें तो से थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि के बदले जो हमारा आ है इसमें हमारे ह्रस्व स्वर के 2 गुना समय दीर्घ स्वर में लगता है, ठीक है ना। तो अगर हमसे कोई दीर्घ स्वर पूछेगा कि दीर्घ स्वर क्या होता है तो हम बोलेंगे कि दीर्घ स्वर जो होता है वो 2 मात्रिक होता है या द्विमात्रिक होता है, ठीक है। इसमें 2 मात्राएं होती हैं और इसका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर के 2 गुना समय लगता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो हमारा जितना भी हमारा ये है स्वर है, ठीक है, इसमें ह्रस्व स्वर को छोड़ के जितना बच रहा है वो सब हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये सब हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर प्लुत स्वर में क्या बचा, सारे स्वर तो आप बता दिए, प्लुत स्वर में क्या बचा। तो आइए हम बताते हैं तीसरा हमारा जो टाइप से स्वर में प्लुत स्वर, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे प्लुत स्वर क्या होता है हमारा, ठीक है। ये तीसरा टाइप हमारा प्लुत स्वर का है, ठीक है, तीसरा टाइप है प्लुत स्वर। अब ये जो प्लुत स्वर होता है ये हमारे स्वर में होता नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में हमें दिखाई तो नहीं देता है लेकिन होता है। अब कैसे होता है ये उच्चारण से हमें पता चलेगा।
जैसे आप देखते होंगे कि अगर हमें किसी को पुकारना हो, ठीक है ना, जो अगर कोई बहुत दूर है तो हमको पुकारना हो तो हम किसी का भी नाम लेके ऐसे जोर से पुकारते हैं तो जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है वो काफी लंबा हो जाता है। यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, काफी हम लंबे समय तक बोलते हैं। जैसे अगर हम आप लोग ओम का उच्चारण करेंगे तो ओम ऐसे करके थोड़ा समय लगता है, ठीक है ना। यानी ह्रस्व और दीर्घ स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगता है, यानी हम कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर का 3 गुना या 4 गुना समय लगता है किसमें, प्लुत स्वर का उच्चारण करने में, ठीक है। जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप इस तरह करके आप देखे होंगे, अगर कोई कॉमिक्स पढ़ता होगा, ठीक है, जो पहले कॉमिक्स आता था बुक, ठीक है ना, जो कार्टून वाला आता था नागराज और पता नहीं कौन कौन सा है, चाचा चौधरी वाला, तो उसमें ऐसे करके कहीं अगर कोई गिर रहा है तो ऐसे करके बना दिया जाता था एस, ठीक है, ये ऐसे टाइप करके बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो गिर रहा है, जैसे अब हम कहीं से गिरते हैं तो हम चिल्लाते हैं आ ऐसे करके, या कुछ भी मतलब बोलते हैं, ठीक है, या डर जाते हैं तो चिल्लाते हैं जोर से, तो वो क्या है हमारा, वो हमारा प्लुत स्वर है। काफी देर तक हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, काफी लंबा उच्चारण करते हैं, ठीक है। जैसे किसी को बोलना हो, ठीक है, तो हम लोग भोजपुरी में अगर बोलना होता है किसी को तो हम बोलते हैं अरे हने आओ, तो हम लंबा बोलते हैं ए सुनो इधर, या ए सुनिए इधर, जो भी बोलना है, ठीक है ना। तो हम क्या होता है, जो हमारा उच्चारण होता है वो क्या होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के कंपैरिजन में काफी लंबा हो जाता है। तो यही हमारा प्लुत स्वर होता है, ठीक है ना। किसी को भी चिल्ला के अगर बुलाना होता है तो हम क्या करते हैं, प्लुत स्वर का यूज करते हैं, यानी हम काफी लंबे समय तक क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लुत स्वर हो गया, ठीक है। इसमें ये जो स्वर लिखा हुआ है इसमें से कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। आइए हम व्यंजन पे चलते हैं, ठीक है। ये स्वर की बात हुई, ठीक है। अब व्यंजन में आते हैं, व्यंजन क्या होता है, ठीक है। आइए अब देखिए, व्यंजन हम लोग पढ़ते हैं, स्वर खत्म हो गया, ठीक है, व्यंजन में आते हैं। अब व्यंजन किसको कहते हैं, ठीक है। अब व्यंजन में देखिए बहुत सारी चीजें समझिएगा आसानी से, ठीक है। क से लेके जो ज्ञ तक होता है, ठीक है, क से लेके जो ज्ञ तक होता है इसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। अब व्यंजन इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है, देखिए यहां पे समझिए। देखिए ये जो हमारा क है, ठीक है, ये क, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये क जो है हमारा क हलंत और अ से मिलके बना है। तो देखिए अगर व्यंजन का कोई हमसे डिफिनीशन पूछता है, परिभाषा पूछता है कि व्यंजन क्या होता है, तो व्यंजन हम क्या बताएंगे कि व्यंजन जो व्यंजन जो होते हैं उसका उच्चारण बिना हमारे स्वर के नहीं होता है, यानी स्वरों के साथ होता है, ठीक है ना। स्वरों के मेल से हमारा उच्चारण होता है व्यंजन का। क्यों उच्चारण मैं कह रहा हूं कि स्वरों के साथ होता है, बिना स्वर के मिले हमारा जो व्यंजन है उसका उच्चारण नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो क लिखा हुआ है, ये क हमारा प्योर व्यंजन नहीं है। क्यों प्योर व्यंजन नहीं है, क्योंकि जब इसको हम इस क को तोड़ रहे हैं तो ये देखिए आधा क और प्लस अ में टूट रहा है। अब ये बताइए आप कि इसके अंदर ये जो अ है, ये अ हमारा क्या है, ये अ हमारा स्वर है ना कि व्यंजन है, ठीक है। क्योंकि मैं व्यंजन बता रहा हूं, क से लेके ज्ञ तक का में व्यंजन होता है, ठीक है। और ये हमारा जो अ आ रहा है, ये अ तो हम स्वर में पढ़े थे, अ आ छोटी बड़ी, ठीक है। तो इसमें देखिए जो भी व्यंजन होते हैं उसमें उसको तोड़ने पे हमको स्वर मिलता है। जैसे हम उच्चारण होते हैं क, तो क में अ आ जा रहा है, ख ग सब में अ आएगा लास्ट में, यानी हमारा अ क्या होता है, छिपा रहता है, हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब हम इसको तोड़ते हैं तब हमको समझ में आता है अच्छा इसमें अ भी होता है। तो व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा व्यंजन जो होता है इसमें स्वर क्या होता है, छिपा रहता है। अब ये हलंत के बारे में मैं आपको बताया था कि जो ये हलंत होता है इसको, इसका मतलब क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। आधा क आधा ख, हलंत जहां भी लग गया इसका मतलब क्या समझेंगे कि वो जो वर्ण लिखा हुआ है वो आधा है, ठीक है। तो ये हमारा क को जब तोड़ेंगे तो आधा क और अ में टूटेगा, ठीक है। तो ये अ क्या है, ये हमारा अ स्वर है, ठीक है। और ये आधा क क्या हो गया, ये हमारा पूरा प्योर क्या हो गया, व्यंजन हो गया। ये क्या हो गया, प्योर व्यंजन हो गया, ठीक है। अब इस आधा क को हम पूरा प्योर व्यंजन बोलते हैं, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, इसमें जो स्वर था हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो ये स्वर हो गया अकेले, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन के अगर कोई डिफिनेशन पूछता है तो स्वर जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र उच्चारण होते हैं, यानी उसमें कोई व्यंजन नहीं होता है। अ में क्या व्यंजन है, कुछ नहीं है, अ को तोड़ेंगे तो कुछ नहीं उसमें व्यंजन निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी व्यंजन को तोड़ते हैं तो उसमें स्वर क्या होता है, छिपा होता है, यानी बिना व्यंजन, बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा व्यंजन के बारे में है।
क से लेके ज्ञ तक हमारे जितने होते हैं क्या होते हैं, हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, आइए व्यंजन के टाइप्स के बारे में हम चलते हैं। ठीक है, व्यंजन के बहुत सारे टाइप्स हैं और उसमें समझने वाली चीजें हैं। ठीक है, आइए देखिए व्यंजन में क्या क्या होता है। व्यंजन जो होता है इसमें बहुत सारे हमारे टाइप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हो गया। फिर हमारा हो गया आपका संयुक्त व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक है, संयुक्त व्यंजन हो गया, अंतस्थ हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा होता है उष्म व्यंजन होता है। ठीक है, उष्म व्यंजन होता है जिसको उष्म संघर्षी भी बोलता है। ठीक है, उष्म संघर्षी भी बोलते हैं इसको, अंतस्थ व्यंजन, इसको संयुक्त व्यंजन, इसको उष्म व्यंजन। ठीक है, और हमारे कौन से व्यंजन होते हैं, और भी बहुत सारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, पहले आइए हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। ये देखिए य, र, ल और व, ये हमारे क्या होते हैं, चार हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, चार होती है, छ, ठीक है, त्र, ज्ञ और क्या होता है, श्र। ठीक है, क्या होता है, श्र। तो ये श्र श्रमिक वाला है। ठीक है, जिसके मतलब क्या होता है, मजदूर। ठीक है, ये उष्म संघर्षी देखिए हमारा क्या होता है, ये होता है श, तालाबी श, षष्कोण वाला स यानी पेट भरुआ स भी इसको बोलते हैं, और दांती श, और हमारा क्या होता है ह। ये हमारे चार उष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो देखिए अंतस्थ में य, र, ल, व याद कर लेंगे कि ये चार होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन जो है इसको संयुक्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ चीजों से मिलके बनते हैं। ठीक है ना, संयुक्त मतलब क्या होता है, कंपाउंड। ठीक है, यानी दो चीजों से मिलके बना हो। ठीक है, तो इसको हम संयुक्त बोलते हैं। इसको अभी मैं बताऊंगा कि ये चारों कैसे बने हैं। ठीक है ना, छ, त्र, ज्ञ और स्र कैसे बने हैं। और देखिए ये उष्म संघर्षी व्यंजन, उष्म इसको क्यों कहा जाता है, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मुंह से क्या होता है, गर्म हवा निकलता है। आप बोल के देखिएगा कभी, श, 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 ह, ऐसे हाथ लगा के अपने मुंह के पास बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि पेट से या मुंह से जो उच्चारण हो रहा है ये श, श, श और ह का, ये क्या हो रहा है, गर्म हवा दे रहा है। ठीक है ना, इसी गर्म की वजह से, गर्मी की वजह से इसका नाम उष्मा रखा गया है। ठीक है, वो उष्म रखा गया है। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है। अब संयुक्त व्यंजन देखिए क्या होता है, संयुक्त व्यंजन में आपका जो है छ, त्र, ज्ञ और स्र, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, ये किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, ये पहला देखिए हमारा छ। ठीक है, ये किस चीज से बना हुआ है, फिर त्र, ठीक है, फिर उसके बाद ज्ञ, फिर उसके बाद क्या है, स्र। ठीक है, स्र। देखिए ये जो हमारा छ बना हुआ है ये क हलंत प्लस श से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये क हलंत श से मिलके बना हुआ है। ठीक है, पेट भरुआ स। फिर उसके बाद जो हमारा त्र है, त हलंत र से मिलके बना हुआ है। ठीक है, त्र। ठीक है, ज्ञ जो है हमारा ज हलंत इ से बना हुआ है। ठीक है, और जो हमारा श्र है श हलंत र से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब दो अलग अलग चीजें जब मिलती हैं तो उस जब एक साथ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त मतलब क्या होता है, इंग्लिश में शायद इसको कंपाउंड बोला जाता है। कंपाउंड क्या होता है, दो अलग अलग चीजें जब मिलकर किसी एक चीज का फॉर्मेशन करते हैं तो हम उसको कंपाउंड बोलते हैं, वही संयुक्त है। तो देखिए यहाँ पे आधा क और श ये दोनों मिल रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, छ बन रहा है। ठीक है, फिर आधा त और र मिलके हमारा त्र बना रहे हैं, आधा ज और य बोल के हमारा ज्ञ बना रहा है, और आधा श और र मिलके हमारा श्र बना रहा है। ठीक है, यानी ये हम इसको क्यों हमको संयुक्त कहते हैं, क्योंकि ये दो चीजों से मिलके बना होता है। ठीक है, इस वजह से इसको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। इसके बाद था उष्म संघर्षी व्यंजन। तो मैंने उष्म संघर्षी व्यंजन बताया कि उसमें क्या होता है, जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा जो जो भी मतलब उच्चारण स्थान होता है वहां से क्या होता है, गर्म हवा निकलता है। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम उष्म संघर्षी व्यंजन रखा गया। ठीक है ना, यानी इसमें उष्मा निकलता है यानी गर्मी निकलती है। ठीक है ना,
आइए हम और व्यंजन के बारे में जानते हैं। व्यंजन में बहुत सारे वर्ग होते हैं, ठीक है ना। उस वर्ग के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर वो वर्ग अगर कोई व्यंजन में नहीं पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो व्यंजन अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो व्यंजन में जो वर्ग होता है वो सारे वर्ग हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला वर्ग जो होता है हमारा व्यंजन का, ठीक है, वर्ग, यहाँ पे मैं वर्ग लिख दे रहा हूं, ठीक है। पहला जो वर्ग होता है हमारा क्या होता है, क होता है, कवर्ग, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, चवर्ग, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होता है, टवर्ग। फिर तो हमारा लास्ट क्या, चौथा क्या होता है, तवर्ग, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, पवर्ग, ठीक है। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। व्यंजन में हमारे कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। इन वर्गों के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये वर्ग क्या होते हैं आइए हम समझते हैं, ठीक है। अब देखिए कवर्ग में पूरा हमारा जो क है, ठीक है, क ख ग घ और क्या आता है, अंग, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, कवर्ग बोलते हैं, यानी क ख ग घ अंग। यानी ये जो 5 अक्षर लिखे हुए हैं यहाँ पे या वर्ण लिखे हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कवर्ग बोलते हैं, ठीक है। क से लेके अंग तक, ठीक है। अब देखें यहाँ पे च छ ज झ इय, ठीक है, इय। फिर उसके बाद ट ठ ड ढ अड़। फिर उसके बाद क्या है, त थ द ध न, ठीक है। फिर देखिए प फ ब भ और म, ठीक है। ऐसे तो आपको देखने में लग रहा होगा कि क ख ग घ है, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क ख ग घ हम बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक हम इसको समझ नहीं पाए कि क ख ग घ एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं इस वर्ग का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। इस वर्ग का इंपॉर्टेंस ये है कि इन सारी चीजों को हमको क्यों वर्ग में बांटा गया है, इसको समझिए। जो ये क होता है ये हमारा कहां से उच्चारित होता है, कंठ से, ठीक है। कहां से उच्चारित होता है, कंठ से, कंठ ये होता है, ठीक है। आप जब क ख ग घ अंग बोलेंगे तो आपका यहाँ वाइब्रेशन होगा। आप यहाँ हाथ लगा के और बोल के यहाँ देखिए, ठीक है। इस कंठ के पास हाथ लगाइए, उंगली लगाइए और कोई भी चीज बोलिए। जब आप उच्चारण करेंगे तो ये यहाँ से क ख ग घ निकलेगा, ठीक है। तो ये कंठ से इसको बोलते हैं, यानी क ख ग घ अंग ये क्या होता है, कंठ से उच्चारित होता है, यानी इसका भी स्थान है। तो हर वर्ण जहां से उच्चारित होता है उसका एक स्थान है, ठीक है ना, कि वो कहां कहां से उच्चारित होता है, ठीक है। तो उसी उच्चारण के आधार पे हम लोग इसका नाम रखे हैं। तो क ख ग घ अंग हमारा क्या होता है, कंठ से उच्चारित होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंठ हो गया, ठीक है ना। उसी तरह हमारा जो होता है ये हमारा च होता है, च छ ज ज, ठीक है। इसको हम देखते हैं, ये होता है हमारा तालु। फिर ये हमारा टवर्ग जो होता है वो क्या होता है, मूर्धा। फिर हमारा ये क्या होता है, त थ द द, ये दंत से उच्चारण होता है। ये प फ ब ब क्या होता है, ओष्ठ से उच्चारण होता है। किससे होता है, ओष्ठ से होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सारा हम उच्चारण स्थान लिख दिए हैं, ठीक है। और उच्चारण स्थान को समझने के लिए जब तक हम खुद से उच्चारण नहीं करेंगे तब तक हमको ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो जैसे मैंने क ख ग घ अंग बोला तो ये हमारा किस चीज से उच्चारण होता है, कंठ से, ठीक है। अब हमारा च छ ज ज बोलेंगे तो ये तालु से उच्चारण होता है। अब तालु क्या होता है ये समझिए, देखिए आप बोलिए च छ ज झ, जब आप बोलेंगे तो ये जो तालु है ना ये हमारा ऊपर की तरफ सटेगा, ठीक है ना। आगे जो हमारा ये तालु है उसमें जाकर सटेगा। च बोल के देखिए, आपका जो जबान है आगे जो ऊपर छत है उस पे सटेगा। च छ आप ऊपर सटेगा, आप इसको उच्चारण करिए, च छ ज झ इय। आप उच्चारण करिए, देखिए ऊपर आपके क्या होगा, तालु में सटेगा। जो जबान है आगे जो ऊपर हमारा छत है उस तालु में क्या होगा, वो सटेगा। तो ये हमारा क्या होता है, तालु वाला होता है, ठीक है, च छ ज झ, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, मूर्धा। मूर्धा मतलब क्या होता है, इसको जब उच्चारण करेंगे ट ठ ड ढ अड़, तो अंदर जो हमारा जबान है, जबान के ऊपर जो छत होता है, ठीक है ना, उसमें अंदर की तरफ क्या होगा हमारा, ट ठ ड ढ बोलेंगे तो जबान जाके क्या करेगा, टकराएगा, ठीक है ना। यानी हमारा जो ट ठ ड ढ का क्या स्थान है, मूर्धा स्थान है, ठीक है ना। मूर्धा किसको बोलते हैं,
इसमें अंदर जो होता है छत उसको बोलते हैं। जब उच्चारण करेंगे तो क्या होता है, जो हमारा जबान होता है वो जाके वो कहाँ लगेगी, मूर्धा के पास, ठीक है ना। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य, ठीक है ना, या मूर्धा वाला बोलते हैं, ठीक है। मूर्धा वाला ट ठ ड ढ और क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, दंत, ठीक है। ये त थ द ध न को हम दंत क्यों बोलते हैं, जब हम इसका उच्चारण करते हैं त थ द ध न, तो जो हमारी जबान है वो कहाँ जाके टच करती है, वो हमारे दंत पे यानी दांत पे क्या होती है, टच करती है, ठीक है। आप बोल के देखिए त थ, तो जब जबान होगा आपके आके जो है दांत में, दांत जो होता है, ठीक है, या दंत भी उसको बोलते हैं, ठीक है, वहां आके क्या होगा, टच करेगा। इसका मतलब कि हमारा उच्चारण स्थान क्या है, त थ द ध न का दंत है, ठीक है, यानी दांत से उच्चारित होता है, ठीक है। और लास्ट में मैं लिखा हूं ओष्ठ, ओष्ठ मतलब दोनों ओठ, ठीक है, ये जो लिप्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पवर्ग है प फ ब ब बोलेंगे, तो बोल के देखिए प फ ब भ म बोलेंगे तो दोनों ओठ सटेगा, दोनों बिना ओठ को सटाए आप प नहीं बोल सकते हैं, फ नहीं बोल सकते हैं, म नहीं बोल सकते हैं, बोल के दिखाइए, नहीं बोल पाएंगे। प बोलेंगे तो जरूर दोनों होठ क्या होगा, आपस में सटेगा, ठीक है। तो सबका क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है। इसी वजह से ये जो हमारा व्यंजन में वर्ग होते हैं